हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। समाज का बोझ जो क्लास 11 का एनसीईआरटी का दूसरा बुक है, उसको हम कर रहे हैं और इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सॉरी 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 चैप्टर नंबर 3, जो है पर्यावरण एवं समाज का। तो इसको आज हम करेंगे पर्यावरण और समाज, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके जो है, अगर आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो उससे डायरेक्ट हिट करते हैं चैप्टर्स सारे के सारे। और उसके अलावा अगर आप सोसाइटी का पढ़ते हैं या फिर ऐसे के लिए पढ़ते हैं, जो टॉपिक्स आते हैं ना, उसमें सारे के सारे चैप्टर यहीं से हिट होते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारी बेसिक जानकारी मिलेगी और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो जिस तरह से यूपीएससी अपना एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहा है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो एनसीईआरटी की सारी क्लास मैं करवा रही हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अध्याय 3 है पर्यावरण और समाज। अपने चारों ओर देखिए, आपको क्या दिखाई देता है। अगर आप कक्षा में हैं तो आप देखेंगे कि विद्यार्थी स्कूल की वर्दी में कुर्सियों पर बैठे हैं और सामने उनकी मेज पर पुस्तकें खुली हुई हैं। उनके बैग में खाने का डिब्बा और पेंसिल बॉक्स होते हैं। कमरे की छत पर पंखा चलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी वस्तुएं, स्कूल की वर्दी, फर्नीचर, बैग, बिजली इत्यादि, कहाँ से आती है? अगर आप इन वस्तुओं के स्रोत को ढूंढें तो पाएंगे कि सारी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्रतिदिन हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं जिनके उत्पादन में दुनिया भर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। आपकी कक्षा की कुर्सियों के निर्माण में शायद लकड़ी, कील और गोंद वर्निस का उपयोग किया गया हो। इन कुर्सियों को आपकी कक्षा तक पहुंचाने की यात्रा जंगल के किसी पेड़ से शुरू होती है, जो अन्य कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे बिजली पे, डीजल पे, व्यापार और संचार की सुविधाएं पर। इसके अतिरिक्त रास्ते में कई अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता से आप तक पहुंचता है, जैसे लकड़ी काटने वाले वाले कारीगर, सुपरवाइजर, प्रबंधक, वाहन चालक, व्यापारी, वे लोग जिन पर स्कूल के फर्नीचर खरीदने की जिम्मेदारी होती है। ये उत्पादक तथा वितरण कुर्सी के निर्माण से संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, जो प्रकृति में प्राप्त की जाती हैं। इन संसाधन के चक्रों को समझने की कोशिश कीजिए, आप पाएंगे कि इनके संबंध परस्पर कितने जटिल हैं। इस अध्याय में हम पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे, जिनमें समय के साथ काफी परिवर्तन आया है, क्योंकि स्थान स्थान पर इनमें भिन्नता पाई जाती है। यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐसे परिवर्तन को क्रमबद्ध रूप से समझा तथा देखा जाए। आज हमारे समझ कई पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संकट की स्थिति से उभरने के लिए हमें समाजशास्त्री रूपरेखा के अंतर्गत ये समझने की आवश्यकता है कि ये क्यों घटित होते हैं तथा इन्हें कैसे रोका जा सकता है। इसका क्या हल हो सकता है। तो पारिस्थितिकी, जिसे इकोलॉजी, प्रत्येक समाज का आधार होता है। पारिस्थितिकी शब्द का अभिप्राय एक ऐसे जाल से है जहाँ भौतिक और जैविक व्यवस्थाएं तथा प्रक्रियाएं घटित होती हैं और मनुष्य भी इसका एक अंग होता है। पर्वत तथा नदियां, मैदान तथा सागर और जीव जंतु, ये सब पारिस्थितिकी के अंग है। किसी स्थान की पारिस्थितिकी पर वहाँ के भूगोल तथा जलमंडल की अंतःक्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए मरुस्थलीय प्रदेशों में रहने वाले जीव जंतु अपने आप को वहाँ की परिस्थिति के अनुरूप, जैसे कम वर्षा, पथरीली अथवा रेतीली मिट्टी तथा अत्यधिक तापमान में अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी प्रकार पारिस्थितिकी कारक इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी स्थान विशेष लोग कैसे रहेंगे। किंतु समय के साथ साथ मनुष्य की क्रियाओं क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि पर्यावरण के प्राकृतिक कारक, जैसे अकाल या बाढ़ की स्थिति आदि की उत्पत्ति भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण होती है। नदियों के ऊपरी क्षेत्र में जंगलों की अंधाधुंध कटाई नदियों में बाढ़ की स्थिति और बाढ़ बढ़ा देती है। पर्यावरण में मनुष्य के हस्तक्षेप का एक अन्य उदाहरण विश्वव्यापी तापमान वृद्धि के कारण जलवायु में आने वाला परिवर्तन भी है। समय के साथ पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए कई बार प्राकृतिक तथा मानवीय कारकों का अलग करना तथा उसमें अंतर करना काफी कठिन होता है।
तो क्रियाकलाप है जैसे क्या आप जानते हैं कि रीछ के इलाके के जंगल में पाई जाने वाली वनस्पति क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा 1915 में लगाई गई थी। यहाँ मुख्य रूप से विलायती कीकर अथवा विलायती बबूल के वृक्ष पाए जाते हैं जो दक्षिण अमेरिका से लाकर यहाँ लगाए गए थे और अब संपूर्ण उत्तरी भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि चोरस जहाँ उत्तराखंड स्थित कार्बोनेट नेशनल पार्क के वन्य जीव की अद्भुत छट्टा को देखा जा सकता है। कभी वहाँ किसान खेती किया करते थे। इस क्षेत्र के गाँवों को पुनर्स्थापित किया गया ताकि यहाँ वन्य जीवों को अपने प्राकृतिक रूप में देखा जा सके। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जहाँ प्राकृतिक रूप से देखी जाने वाली चीज वास्तव में मनुष्य के सांस्कृतिक हस्तक्षेप का उदाहरण हो? साथ ही जैव भौतिकी संपदा और प्रकृति प्रक्रिया में जहाँ मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण परिवर्तन देखा गया, उदाहरण के तौर पर नदी का बहाव तथा वनों में जंतुओं का संयोजन, वहीं दूसरी ओर चारों ओर कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो पूरी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित है। कृषि भूमि जहाँ मिट्टी तथा पानी के बचाव के कार्य चल रहे हों, खेती और पालतू पशु, कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक का प्रयोग, ये सब स्पष्ट रूप से मनुष्य द्वारा प्रकृति में किया गया परिवर्तन है। शहर के निर्माण में प्रयुक्त सीमेंट, ईंट, कंक्रीट, पत्थर, शीशा और तार हालांकि प्राकृतिक संसाधन है परंतु फिर भी यह मनुष्य की कलाकृति के उदाहरण है। सामाजिक पर्यावरण का उद्भव जैव भौतिकी परिस्थिति तथा मनुष्य के हस्तक्षेप की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यह दो तरफा प्रक्रिया है। जिस प्रकार से प्रकृति समाज को आकार देती है ठीक उसी प्रकार से समाज भी प्रकृति को आकार देती है। उदाहरण के तौर पर सिंधु गंगा के बाढ़ के मैदान की उपजाऊ भूमि गहन कृषि के लिए उपयुक्त है। इसकी उच्च उत्पादक क्षमता के कारण यहाँ घनी आबादी का क्षेत्र बन जाता है तथा अतिरिक्त उत्पादन और गैर कृषि क्रियाकलाप आगे चलकर जटिल अधिक्रमिक समाज तथा राज्य को जन्म देते हैं। ठीक इसके विपरीत राजस्थान के मरुस्थल केवल पशुपालकों को ही सहारा देते हैं जो अपने पशुओं के चारे की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते हैं। ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी मनुष्य के जीवन तथा उनकी संस्कृति को आकार देती है। वहीं दूसरी तरफ पूंजीवादी सामाजिक संगठनों ने विश्व भर की प्रकृति को आकार दिया है। निजी परिवहन पूंजीवादी वस्तु का ऐसा उदाहरण है जिसने जीवन तथा भूदृश्य को बदला है। शहरों में वायु प्रदूषण, भीड़-भाड़, प्रादेशिक झगड़े, तेल के लिए युद्ध तथा विश्वव्यापी तापमान वृद्धि आदि पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के कुछ ही उदाहरण हैं। बढ़ता हुआ मानवीय हस्तक्षेप पर्यावरण को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। सामाजिक संगठन के द्वारा पर्यावरण तथा समाज की अंतःक्रिया को आकार प्रदान किया जाता है। संपत्ति के संबंध में निर्धारण करते हैं कि कैसे तथा किसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि वनों पर सरकार का आधिपत्य है तो यह अधिकार उसे ही होगा कि यह निर्णय ले क्या वह इस पट्टे पर किसी लकड़ी के कारोबार करने वाली कंपनी को देना चाहेगा अथवा ग्रामीण को जंगलों से प्राप्त करने वाले वन उत्पादों को अ, देना चाहेगा। संग्रहित करने का अधिकार देगी। भूमि तथा जल संसाधन व्यक्तिगत स्वामित्व इस बात का निर्धारण करेंगे कि क्या अन्य लोगों को इस संसाधनों के उपयोग का अधिकार होगा और यदि हाँ तो किन नियमों तथा शर्तों के अंतर्गत। संसाधन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व श्रम विभाजन और उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। कृषि मजदूरों एवं स्त्रियों का प्राकृतिक संसाधनों से संबंध पुरुषों की तुलना में भिन्न होता है। ग्रामीण भारत में स्त्रियां संसाधनों की कमी से ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि ईंधन तथा पानी लाने का काम स्त्रियों का होता है। लेकिन फिर भी इन संसाधनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं होता है। विभिन्न सामाजिक समूह किस प्रकार अपने आप को पर्यावरण से जोड़ते हैं, सामाजिक संगठन इसे किस हद तक प्रभावित करते हैं, ये आप बताएंगे? और ये पढ़ते हैं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप होने वाले पारिस्थितिक परिणामों को पूरी दुनिया ने महसूस किया गया। उत्तरी अमेरिका तथा कैरिबियन के बृहद दक्षिणी भागों को बड़े-बड़े बागान क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया ताकि लंकाशायर की सूती मिलों की मांग की पूर्ति होती रहे। पश्चिमी अफ्रीका के युवा व्यक्तियों को जबरदस्ती अमेरिका भेजा जाता था ताकि वे दास के रूप में इन बागानों में काम कर सके। इस तरह से अफ्रीका में जनसंख्या की कमी, वहां की कृषि अर्थव्यवस्था का पतन प्रारंभ हुआ। चारागाह बंजर भूमि में बदल गए। ब्रिटेन के कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वहां की वायु प्रदूषित हो गई। काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर आने वाले किसान तथा मजदूर अत्यंत दीन अवस्था में अपना निर्वाह करते रहे और सूती कपड़ा मिलों के पारिस्थितिकियों के प्रभाव को संपूर्ण नगर तथा ग्रामीण परिवेश में आसानी से देखा जा सकता है। पर्यावरण तथा समाज के मध्य संबंध उनके सामाजिक मूल्यों तथा प्रतिमानों के साथ ही उनके ज्ञान की व्यवस्था में भी प्रतिबिंबित होते हैं।
तो पूंजीवाद मूल्यों ने प्रकृति के उपयोगित वस्तु होने के विचारधारा को पोषित किया है, जहाँ प्रकृति को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसे लाभ के लिए खरीदा या बेचा जा सकता है। उदाहरणार्थ, नदी के बहुविकल्पी सांस्कृतिक अर्थों जैसे पारिस्थितिकी उपयोगितावादी धार्मिक या सौंदर्य परकता को महत्व समाप्त कर इसे मात्र एक उद्यमकर्ता के लिए पानी को हानि या लाभ की दृष्टि से बेचने का कारोबार बना दिया है। समानता तथा न्याय के सामाजिक मूल्यों ने कई देशों में बड़े-बड़े जमींदारों को उनकी जमीन को छीन उन्हें पुनः भूस्वामी मतलब भूमिहीन किसानों में बाँट दिया गया। धार्मिक मूल्य धार्मिक हितों तथा विभिन्न किस्मों को संरक्षण दे सके तथा अन्य वर्ग का मान सके कि उन्हें अपने हितों के पर्यावरण में परिवर्तन करने का दैवी अधिकार प्राप्त है। पर्यावरण तथा समाज के संबंधों को कई भिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखा जा सकता है। इन भिन्नताओं के अंतर्गत प्रकृति पोषण विवाद तथा व्यक्तिगत विशेषताएं होती हैं जो परिवेशिक कारकों से प्रभावित होती हैं या आती हैं। उदाहरण क्या व्यक्ति गरीब इसलिए होता है क्योंकि वह सहज रूप से कम गुणी या कम मेहनती होता है अथवा अ, अथवा उनका जन्म अच्छी परिस्थितियों में ना हुआ हो या उन्हें उन्हें उचित मौका ना मिला हो। पर्यावरण तथा समाज के बारे में सिद्धांत तथा आंकड़े उन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जिनसे उनका प्रादुर्भाव होता है। अतः इस मान्यता को किसी की स्त्री पुरुष की तुलना में कम योग्य होती है और काले श्वेत लोगों की तुलना में कम योग्य होते हैं। सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण 18वीं सदी में चुनौती मिली क्योंकि समानता की विचारधारा का चारों ओर प्रचार प्रसार हुआ। साम्राज्यवाद ने पर्यावरण तथा समाज में संबंधित ज्ञान का प्रसार किया और अधिकांशतः इसे क्रमबद्ध तरीके से संकलित किया ताकि ये संसाधन साम्राज्यवादी ताकतों को उपलब्ध होते रहे। साम्राज्यवादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई नए विषय तैयार किए गए। भूगोल, जीव विज्ञान, वनस्पति वानिकी, भूगर्भ विज्ञान तथा द्रवित चलित अभियांत्रिकी। इतना ही नहीं, इन विषयों को मात्र तैयार ही नहीं किया गया बल्कि इन्हें संस्थागत रूप से तैयार किया गया ताकि ये साम्राज्यवादी आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को आसान बना सके। तो यहाँ देखा गया क्या? हाँ, तो भोपाल औद्योगिक दुर्घटना जिम्मेदार कौन? 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में जानलेवा गैस से 4000 लोगों की मृत्यु तथा लगभग 2 लाख व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो गए। बाद में पता चला कि यह गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, जो गलती से यूनियन कार्बाइड कीटनाशक फैक्ट्री से शहर में फैली थी। विज्ञान तथा पर्यावरण केंद्र ने अपने स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट द सेकेंड सिटीजन सपोर्ट रिपोर्ट में इस दुर्घटना के कारणों की चर्चा की। यूनियन कार्बाइड कंपनी का भोपाल में 1977 में जोरदार स्वागत किया गया क्योंकि इनका सीधा अर्थ भोपाल वासियों के लिए नौकरी तथा देश की विदेशी मुद्रा की बचत हरित क्रांति के कारण कीटनाशकों की मांग में आई वृद्धि और एमआईसी प्लांट प्रारंभ से ही की गई कठिनाइयों से भरा हुआ था और कई बार वहां से गैस रिस चुकी थी, जिसमें इस भीषण विनाश के पहले एक गैस ऑपरेटर की मृत्यु भी हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने तत्परता पूर्वक इन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिनमें प्रमुख था भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यूनियन कार्बाइड को 1970 के दशक के अंत से भोपाल से बाहर निकाले जाने वाला नोटिस दिया गया। इसके बाद इस अधिकारी का स्थानांतरण हो गया तथा कंपनी ने कॉर्पोरेशन को 25,000 रुपए की राशि पार्क के निर्माण हेतु दान में दे दी। चेतावनी आती रही। मई 1982 में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन अमेरिका के 3 कर्मचारियों ने यहाँ अगर इस कारखाने की सुरक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कर उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण कमियों को उजागर किया। स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका रपट ने इन तथ्यों को प्रकाशित किया जिसे 1982 तक भविष्य बोधक या पैगंबरी लेखमाला समझा जा गया। इसी दौरान कारखाने के कर्मचारी यूनियन ने केंद्रीय मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों को इन परिस्थितियों से आगाह करते हुए पत्र लिखे। राज्य श्रम मंत्री ने विधायकों को कई बार आश्वासन दिया कि कारखाना पूरी तरह सुरक्षित है। इस दुर्घटना के केवल कुछ सप्ताह पूर्व फैक्ट्री को राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से पर्यावरण निकासी प्रपत्र प्रदान किया गया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को इस विषय पर उनके ढुलमुल रवैये के लिए आड़े हाथों लिया। राज्य ने इसे अनुमति देकर न केवल प्लांट की सुरक्षा के बिलों का उल्लंघन किया, बल्कि दूसरी ओर पर्यावरण विभाग के नियमों की भी अनदेखी की। इन नियमों तथा चेतावनी की अनदेखी क्यों की गई ये साफ है। इन कंपनी ने शक्तिशाली नेताओं तथा नौकरशाहों के रिश्तेदारों को अपने यहाँ नौकरी दी थी। इसका कानूनी सलाहकार एक महत्वपूर्ण नेता था और जिनका जनसंपर्क अधिकारी या भूतपूर्व नेता का भतीजा था। कंपनी का भव्य अतिथि गृह हमेशा नेताओं के लिए खुला रहता था। ऐसा कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की पत्नी अपने अमेरिकी प्रवास के दौरान कंपनी में भव्यतम स्वागत सत्कार का लाभ उठाया था
और इतना ही नहीं, कंपनी ने 1.5 लाख की राशि मुख्यमंत्री के शहर में होने वाले कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रदान की थी। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने इस विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भोपाल प्लांट की रूपरेखा ठीक नहीं थी तथा सुरक्षा के स्तर पर इसमें काफी कमियां थी। इनमें कंप्यूटरीकृत अग्रिम चेतावनी व्यवस्था नहीं थी, जो कि अमेरिका में स्थित कंपनियों के प्रत्येक प्लांट का एक अनिवार्य हिस्सा थी। कंपनी ने यहाँ के निवासियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्थिति में फैक्ट्री के लोगों को किस प्रकार निकाला जाएगा, इस पर कोई कार्य नहीं किया था। ना तो प्लांट की उचित देखभाल की थी और ना ही उसे दस्तापुर चलाया जा रहा था। कर्मचारियों का मनोबल घट रहा गया था, क्योंकि प्लांट घाटे में चल रहा था और विक्रय काफी गिर गया था। यह अपनी क्षमता के तीसरे स्तर पर कार्य कर रही थी। कर्मचारियों की संख्या में कटौती की गई और कई अभियंता तथा ऑपरेटरों ने काम छोड़ दिया। इससे बची हुई लोगों द्वारा सभी कार्य करना असंभव था। कई मशीनें कार्य न करने की स्थिति में पड़ी थी। विचार विमर्श की बात करें तो वे कौन सी सामाजिक संस्थाएं संगठन है जो कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस दुर्घटना को भविष्य में रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरनमेंट एंड द सेकंड सिटीजन्स रिपोर्ट, द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एनालाइज्ड द रीजंस बिहाइंड द डिजास्टर, इसका स्रोत है जहाँ पर बातें बताई गई हैं। पर्यावरण प्रबंधन हालांकि एक कठिन कार्य है। हमारे पास इन जैव भौतिकी प्रक्रियाओं के पूर्वानुमान तथा उसे रोकने के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के साथ मनुष्य के संबंध और अधिक जटिल हो गए हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर अत्यंत शीघ्र गति से हो रहा है, जिनमें पारिस्थितिकी तंत्र को कई तरह से प्रभावित किया है। जटिल औद्योगिक तकनीकी तथा संगठन की व्यवस्थाओं के लिए बेहतरीन प्रबंध व्यवस्था की जरूरत होती है। वे अधिकांशतः गलतियों के प्रति कमजोर तथा सुभेद्य होते हैं। आज हम जोखिम भरे समाज में रहते हैं, जहाँ ऐसी तकनीकों तथा वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं जिनके बारे में हमें पूरी समझ नहीं है। नाभिकीय विपदा जैसे चेरनोबिल, भोपाल की औद्योगिक दुर्घटना, यूरोप में फैली मैड काऊ बीमारी और औद्योगिक पर्यावरण में होने वाले खतरे को दिखाते हैं। पर्यावरण की प्रमुख समस्या है जोखिम। वैसे तो पर्यावरण संबंधित समस्याएं प्रत्येक देश तथा परिप्रेक्ष्य में बदलती रहती है, लेकिन निम्नलिखित समस्याएं ऐसी है जिसे सार्वभौम रूप से स्वीकार किया गया है। ये है संसाधनों की छीड़ता, अस्वीकृत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पर्यावरण की गंभीर समस्या है। वैसे तो आए दिन जैव ऊर्जा, पेट्रोलियम पदार्थों की कमी का समाचार पत्रों में दिखाई देती है, कि लेकिन ध्यानपूर्वक देखा जाए तो पानी तथा भूमि में छीड़ता बहुत तेज गति से आ रही है। यूं कहें कि समाप्ति के कगार की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। भूजल के स्तर में लगातार कमी वैसे तो पूरी भारत में, परंतु मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में स्पष्ट देखी जा सकती है, जहाँ पानी हजारों लाखों साल से लगातार जमा होता रहा है। कुछ ही दशकों में कृषि उद्योग तथा शहरी केंद्रों की बढ़ती मांगों के कारण खत्म होता जा रहा है। नदियों के बहाव को मोड़े जाने के कारण बेसिन को क्षति पहुंची है, उनकी भरपाई नहीं हो सकती। शहरों के जलाशय भर दिए गए हैं, वहां पर निर्माण कार्य होने के कारण प्राकृतिक निकासों के साधनों को नष्ट किया जा रहा है। तो भूजल की ही तरह मृदा की ऊपरी परत का निर्माण भी हजारों सालों में होता है। यह महत्वपूर्ण कृषि संसाधन के पर्यावरण को प्रबंधन जैसे भू कटाव, पानी का जमाव, खारेपन के कारण नष्ट होते जा रहे हैं। भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन मृदा की ऊपरी सतह के नाश के लिए जिम्मेदार है। जैविक विविधता वाले आवास जैसे जंगल के घास मैदान, अर्धभूमियां आदि अन्य मुख्य संसाधन जो बढ़ती कृषि भूमि के कारण समाप्ति के कगार पर खड़े हैं। हालांकि विश्व के विभिन्न हिस्सों में भारत सहित कुछ वनरोपण किए गए हैं, जिनके कारण हाल के कुछ दशकों में वनस्पति के स्तर में बढ़ोतरी हुई, लेकिन फिर भी रुझान नुकसान की ओर ही है। इन आवासों की बढ़ती कमी कई वन्य जीवों की किस्मों के लिए खतरा है। आपने हाल ही में सुना होगा कि एक मिनट, आपने अ, सुना होगा इतने सख्त कानून तथा इतने बड़े अभयारण्यों के बावजूद बाघों की संख्या में गिरावट आई है। प्रदूषण की बात करें तो ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण एक मुख्य समस्या मानी जाती है रही है, जिससे स्वास्थ्य तथा सेहत संबंधी दूसरी बीमारियां तथा मृत्यु भी हो सकती है। और वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं उद्यमों तथा वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें तथा घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी तथा कोयले का उपयोग। हम सभी ने वाहनों तथा उद्योगों में से होने वाले प्रदूषण के बारे में सुना होगा और चिमनियों तथा कार की पाइप से निकलते धुएं की तस्वीर भी देखी होगी, लेकिन हम कभी ये महसूस नहीं कर पाते खाना बनाने वाले ईंधन भी आंतरिक प्रदूषण के स्रोत है। ये विशेषकर ग्रामीण घरों के लिए सच साबित होता है, जहाँ खाना बनाने के लिए हरी भरी लकड़ियों का प्रयोग, अनुपयुक्त चूल्हे तथा हवा के निष्कासन की व्यवस्था इत्यादि ग्रामीण महिलाओं की सेहत पर बुरा प्रभाव डालते हैं।
स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में करीब 70 लाख लोगों की मृत्यु का कारण वायु प्रदूषण था। पिछले अनुमान की तुलना में यहाँ आंकड़ा दुगुना और इस बात की पुष्टि करता है कि वायु प्रदूषण अब दुनिया का एकमात्र पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य जोखिम है। वायु प्रदूषण को कम करने लाखों लोगों को जीवन बचाया जा सकता है। इनमें वैज्ञानिकों को व्यापक जनसांख्यिकी फैलाव से स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का अधिक विस्तृत विश्लेषण करने में सक्षम बनाया, जिनमें अब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। 2012 में 33 लाख लोगों की मृत्यु आंतरिक प्रदूषण और 26 लाख लोगों की मृत्यु बाह्य वायु प्रदूषण से हुई है। जल प्रदूषण भी एक सोचनीय विषय है जिसने न केवल भूमि बल्कि भूमिगत जल को भी प्रभावित किया है। जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत न केवल घरेलू नलियों नालियों फैक्ट्री से निकलने वाले पदार्थ हैं बल्कि खेतों से निकलने वाले जल भी हैं जिनमें बड़ी मात्रा में कृत्रिम खाद तथा कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषकर नदियों तथा जलाशयों का प्रदूषण इसकी मुख्य समस्या है। शहर ध्वनि प्रदूषण से ग्रसित है और कई शहरों में यह मामला न्यायालयीय आदेशों के अधीन है। इसके स्रोतों में धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले लाउड स्पीकर, राजनीतिक प्रचार, वाहनों के हॉर्न और यातायात के निर्माण उद्योग आदि हैं। अगली बात करें तो वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई कई प्रमुख गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा अन्य गैसें सूर्य की रोशनी को रोककर उसे वापस वायुमंडल में न जाने देकर ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण करती हैं। इससे विश्व के तापमान में परिवर्तन होने के कारण ध्रुवों के हिम के पिघलने से रहते हैं, जिसके कारण समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती रही है। इससे समुद्रों के किनारों पर स्थित प्रदेश जल में निमग्न हो जाएंगे तथा पारिस्थितिक संतुलन भी पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के परिणामस्वरूप जलवायु में उतार चढ़ाव तथा अनियमितता का प्रभाव पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। चीन तथा भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक कार्बन तथा ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैसों में योगदान देने वाला देश है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वैज्ञानिक जीन स्पेलिंग की नई तकनीकों के द्वारा एक प्रकार के गुणों को दूसरे में प्रकार में डालते हैं ताकि बेहतरीन गुणों से भरपूर वस्तु का निर्माण किया जा सके। उदाहरण के तौर पर बैसिलस के जीन को कपास की प्रजाति में डाला गया है ताकि एक कीटाणु वॉल वर्म का उस पर कोई असर ना हो। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का उपयोग कम समय पैदावार अथवा फसल का आकार तथा उनकी समय सीमा को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि हमें लंबे समय में इससे होने वाले प्रभाव की भी बहुत ही कम जानकारी है। ऐसा भोजन खाने वाले तथा पारिस्थितिक व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ सकता है? कृषि उद्योग में जेनेटिक मॉडिफिकेशन के प्रयोग द्वारा किसान अनउर्वरक बीजों के निर्माण एवं उनके पुनः प्रयोग से बच सकते हैं और साथ ही उन्हें इस बात की गारंटी मिल सकती है कि उनके गुणवत्ता बनाए रखेंगे ताकि किसान उन बीजों पर निर्भर हो रह सके। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित पर्यावरण विनाश यह अपने आप पूर्ण रूपेण समझा जा सकने वाला कारण है। 1984 में भोपाल आपदा जिससे यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसने से कारण 4,000 व्यक्तियों की मृत्यु और 2004 का सुनामी मानव निर्मित पर्यावरण आपदा के उदाहरण है। पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक समस्याएं क्यों हैं? सामाजिक पर्यावरण की समस्याएं सामाजिक असमानता के लिए कार्य करने वाले विभिन्न समूहों के लिए के किस प्रकार प्रभावित करती है। सामाजिक परिस्थिति तथा शक्ति बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने आप को पर्यावरण की आपदाओं से बचने या उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किस हद तक जा सकता है। कुछ स्थितियों में उनके समाधान वास्तव में पर्यावरण की असमानता को बढ़ा देते हैं। गुजरात राज्य के कुछ जिलों में जहाँ पानी की बहुत कमी है, संपन्न किसानों ने अपने खेतों में उपजी नकदी फसलों की सिंचाई के लिए भूजल प्राप्त करने हेतु काफी धन नलकूपों की गहरी खुदाई पर खर्च किए हैं। जब वर्षा नहीं होती है तब गरीब ग्रामीण के कुएं सूख जाते हैं तथा उनमें पानी पीने तक के लिए पानी नहीं रहता है। ऐसे समय में संपन्न किसानों के लहलहाते खेत मानो गरीबों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। कुछ पर्यावरण चिंतन कभी कभी सार्वभौमिक चिंतन बन जाते हैं जब इनके संबंध किसी विशेष सामाजिक वर्ग से नहीं रह जाते। उदाहरणतः वायु प्रदूषण को कम करना अथवा जैव विविधता को संरक्षण देना सार्वजनिक हित का कार्य है। समाजशास्त्री समीक्षा यह दर्शाती है कि किस प्रकार से सार्वजनिक प्राथमिकता तय की जाती है तथा किस प्रकार इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। सार्वभौमिक रूप से ये लाभदायक नहीं भी हो सकते हैं। कभी-कभी जनहित के कार्यों की रक्षक नीतियों वास्तव में राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्गों के लाभ की रक्षा करती है तो गरीब तथा राजनीतिक रूप से कमजोर वर्गों का नुकसान पहुंचाती है। बड़े-बड़े बांधों तथा उनके आसपास के संरक्षित प्रदेशों में संबंधित वाद विवादों का पता चलता है कि जनहित के रूप में पर्यावरण का बहुत एक ज्वलंत मुद्दा है। सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा ये बताती है कि सामाजिक संबंध मुख्य रूप से संपत्ति तथा उत्पादन के संगठन पर्यावरण की सोच तथा प्रयास को आकार देते हैं। भिन्न सामाजिक वर्ग भिन्न प्रकार के पर्यावरण संबंधी मामलों को देखते तथा समझते हैं।
समझते हैं। वन्य विभाग जो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने हेतु अधिक मात्रा में बाँस का निर्माण उद्योग के लिए करेगा, वह इसे बाँस के टोकरे बनाने वाले कारीगर के बाँस के उपयोग से भिन्न रूप से देखेगा। इस अर्थ में उसकी दृष्टिकोण कारीगर के दृष्टिकोण से अलग होगी, हालाँकि दोनों बाँस का प्रयोग कर रहे होंगे। उनकी अपनी-अपनी रुचि तथा विचारधाराएँ पर्यावरण संबंधी मतभेद उत्पन्न कर देती हैं। इस अर्थ में पर्यावरण संकट की जड़ें सामाजिक असमानता में देखी जा सकती हैं। इस प्रकार से पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका पर्यावरण तथा समाज के आपसी संबंधों में परिवर्तन है और इसका अर्थ है कि विभिन्न समूहों के बीच संबंधों में परिवर्तन तथा मनुष्य तथा स्त्री ग्रामीण तथा शहरी लोग जमींदार तथा मजदूर सामाजिक संबंधों में परिवर्तन विभिन्न ज्ञान व्यवस्थाओं और भिन्न ज्ञान तंत्र को जन्म देगा जो पर्यावरण का प्रबंधन सुचारू रूप से कर सकेगा। शाब्दिक रूप से सामाजिक पारिस्थितिकी सामाजिक कैसे है, इस बात की समझ में हमने जिन तथ्यों को नज़रअंदाज किया है, वास्तव में आज की पारिस्थितिकियों संबंधित सारी समस्याएँ वही कही दबी गहरी दबी सामाजिक समस्याओं से उत्पन्न हुई हैं। आज की पारिस्थितिकी की समस्याएँ तब तक नहीं समझी जाती हैं, जब तक दृढ़तापूर्वक इन समस्याओं को सामाजिक ढांचे से दूर नहीं कर लेते हैं। जब तक सुलझाना तो दूर की बात है, इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आर्थिक, निजाती, सांस्कृतिक और लैंगिक मतभेद तथा अन्य बहुत से कारणों के साथ आज हम जितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, पर्यावरण की व्यवस्था उनके केंद्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त उनमें जो कि प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न होते हैं, मुर्के बुकचिन और राजनीतिक, दार्शनिक तथा सामाजिक पारिस्थितिकी संस्था के संस्थापक हैं। ठीक है, सतत विकास की बात करें तो पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच एक जटिल संबंध रहा है, लेकिन एक बात निश्चित है कि जब तक दोनों के बीच संतुलन नहीं होता, तब तक मानवता का भविष्य बेरंग रहेगा। पिछले 300 सालों से जिस तरह से आर्थिक विकास ने प्रकृति को नियंत्रित करने और जनसंख्या के एक वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए बेरहमी से उनका शोषण पर जोर दिया है, उससे हजारों वनस्पति और जीव जंतुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है। गहन नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग पर जोर और बड़ी संख्या में कई नस्लीय शुरुआत के कारण और औद्योगिक दुनिया की बढ़ती मांग को करने के लिए पूरी करने के लिए पारिस्थितिकी के क्षेत्र में बहुत तबाही हुई है। दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है कि यदि प्राकृतिक संसाधनों की कमी और जैव विविधता की विलुप्त होने की वर्तमान गति बहुत कुछ समय तक इसी तरह चलती रही तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां उनकी कीमत चुकाएंगी। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को जानने बिना वर्तमान की जरूरतों के साथ समझौता करता है। इसमें दो प्रमुख अवधारणाएं शामिल है। जरूरतों की अवधारणा विशेष रूप से दुनिया के गरीबों की आवश्यकता को की ज़रूरतें जिनको अतिरिक्त प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पर्यावरण की क्षमता और प्रौद्योगिकी सामाजिक संगठन को राज्य द्वारा लगाई गई सीमाओं पर विचार करना चाहिए। ब्रॉटलैंड की रिपोर्ट अक्टूबर 1987 के अनुसार आज पूंजीवादी विकास का आधार खपत है। नई चीजों को लागू करने के लिए पुरानी चीजों को नष्ट करना होगा ताकि लोग लगातार नए औद्योगिक उत्पादों का उपयोग करते रहें। दुनिया में असमानता बढ़ रही है। विकास और आर्थिक समृद्धि की मात्रा कभी भी पर्याप्त नहीं होती है क्योंकि आकांक्षा कभी भी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब यह है कि गरीब लोग हमेशा हाशिए पर रहते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी श्रेणी को नहीं बनाई है। बहादुरों इस नई दुनिया में ऐसी विफलता के लिए है जब कोई जगह नहीं है। यह योग्यता के अस्तित्व के बारे में है जिस पर डार्विन इस बारे में पागलपन की हद तक चला गया था। असहिष्णु क्यों नहीं होना चाहिए? सुनीता नारायण डाउन टू अर्थ इसमें लिखा गया है। तो हम एक असमान दुनिया में रह रहे हैं जहाँ हम संसाधनों अवसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जहाँ सामाजिक स्तरीकरण को मौजूदा व्यवस्था में कुछ लोगों से पहले ही उपलब्ध संसाधनों, अवसरों और अधिकांश भाग को नियंत्रित करने के आसान अवसर दिए हैं। हमें दुनिया को न केवल खुद के लिए अपितु अपने आने वाली पीढ़ियों तक की जरूरतों को से और ना ही भविष्य की जरूरतों से नजरअंदाज अनजान होना चाहिए मतलब हो सकते हैं। हमें ऐसे समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है जहाँ संसाधनों का न्याय संगत वितरण होता है, जहाँ लक्ष्य समावेशी विकास होता है, लेकिन वह समावेशी परंतु अनन्य नहीं है। यही हमें स्थायी बना देगा। इन तथ्यों के प्रकाश में संयुक्त राष्ट्रों के 193 सदस्यों राज्यों के साथ वैश्विक सिविल सोसाइटी के एक विचार श्रेणी प्रक्रिया के माध्यम से इनका नेतृत्व किया है। 17 भूमंडलीय लक्ष्यों के साथ सतत विकास के 196 लक्ष्यों का विकास किया गया और इन लक्ष्यों को भूतपूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने अपनी भावनाओं में व्यक्त किया और कहा कि कोई प्लान बी नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी ग्रह नहीं है।
भगवान भारत को पश्चिम देशों के तरीके के औद्योगिकरण से बचाए। आज पूरे विश्व को ब्रिटेन जैसे एक छोटे से द्वीपीय देश के आर्थिक साम्राज्यवाद ने जंजीरों में जकड़ लिया है। अगर 30 करोड़ जनसंख्या वाला देश वैसे ही आर्थिक शोषण को अपना ले तो यह पूरी दुनिया को टिड्डों की भांति खत्म कर देगा। ये महात्मा गांधी ने कहा। पिछले 6 वर्षों की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र हजारों किसानों ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। और आखिर में क्या कारण है जिनकी वजह से किसान जो कि ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि की अनियमितताएं विरासत में मिलती हैं, वे इस तरह के उग्रतम कदम उठाएं। पत्रकार पी साईनाथ की खोजबीन यह दिखाती है कि किसानों की चिंताजनक स्थिति के लिए मुख्यतः 2 कारक उत्तरदायी हैं। पहला पर्यावरण, दूसरा गलन और पहला पहला पर्यावरण का गलन और दूसरा है आर्थिक कारण। कृषि की दशाएं अत्यधिक खराब हो गई हैं क्योंकि किसान दुनिया के बाजारों के उतार चढ़ाव की सीधे चपेट में आ चुके हैं और सरकार छोटे किसानों को दी जाने वाली सहायता मुफ्त बाजार नीतियों के तहत कम होती जा रही है। कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए फसल ज्यादा लाभ की स्थिति में आ गई है। कपास की सिंचाई की आवश्यकता होती है लेकिन इसमें कीड़े लगने की संभावना सर्वाधिक है। अतः कपास की खेती करने वाले किसानों को सिंचाई तथा कीटनाशक में पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है। ये दोनों ही वस्तुएं आने वाले समय में काफी कीमती हो गई। पानी के लिए की जाने वाली जमीन की गहरी खुदाई ने जल स्तर को काफी कम कर दिया है। अतः किसानों को पानी के लिए और गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है। कीटाणुओं को भी कीटनाशक दवाएं बेअसर साबित हुई हैं। अतः किसानों को नित्य नए नए कीटनाशक की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती रहती है, जिसके लिए वे साहूकार या व्यापारियों के पास जाते हैं, उनको अत्यधिक ब्याज पर ऋण देते हैं। अगर पैदावार नष्ट हो जाती है तो किसान ऋण की रकम वापस नहीं कर पाते। इस कारण ना तो वे अपने परिवार का भेट पेट भर पाते हैं और ना ही पारिवारिक जिम्मेदारियों से नशे जैसे बच्चों के शादी विवाह को पूरा कर पाते हैं। सामाजिक तथा आर्थिक दबाई उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती है। अंत में आत्महत्या ही उनका एकमात्र रास्ता बच जाता है। क्रियाकलाप कीजिए, पता कीजिए कि आपके परिवार में रोजाना कितना पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये जानने का प्रयास कीजिए कि विभिन्न आय समूहों के परिवारों के तुलनात्मक रूप से कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है। विभिन्न परिवार पानी के लिए कितना समय और पैसा खर्च करते हैं। परिवार में पानी भरने का काम कौन करता है। सरकार विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए कितना पानी मुहैया करवाती है। विचार विमर्श करें तो पानी की कमी प्राकृतिक या मानव निर्मित है, बताइए। तो किन सामाजिक कारकों ने तय किया कि उसे विभिन्न उपभोक्ताओं में कैसे वितरित किया जाए। पानी का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न तरीके कैसे विभिन्न सामाजिक समूहों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे नगरों का विस्तार होता जा रहा है वैसे वैसे स्थान के लिए मतभेद और बढ़ते जा रहे हैं। एक ओर जहाँ प्रवासी काम की तलाश में शहर आते हैं, कानूनी तौर पर रहने का सीमित स्थान उनके सामर्थ्य के बाहर होता है, वहीं दूसरी ओर सरकारी जमीन पर बसने के लिए मजबूर होते हैं। इस प्रकार की जमीन की काफी मांग बढ़ गई है ताकि समृद्ध वर्ग के लिए बड़ी बड़ी बहुमंजिली दुकानें, होटल तथा दर्शनीय स्थल बनाए जा सके। परिणाम स्वरूप गरीब मजदूर तथा उनके परिवार को शहरों में दूर निकाल फेंका गया तथा घरों को तोड़ दिया गया। जमीन के अतिरिक्त हवा तथा पानी भी शहरी वातावरण में महत्वपूर्ण प्रतियोगी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। तो विचार विमर्श की बात करें तो शहर में बसा गरीब वर्ग अक्सर झुग्गियों में क्यों रहते हैं। वे कौन से सामाजिक समूह जो शहरों में जमीन जायदाद तथा आवास को नियंत्रित करते हैं। वे कौन से सामाजिक कारक है जो व्यक्ति की जल तथा स्वच्छता की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ये रहा शब्दावली। आर्द्रता विज्ञान, जल तथा उसके प्रवाह का विज्ञान अथवा किसी देश अथवा क्षेत्र के जल संसाधन का अध्ययन आर्द्रता विज्ञान कहलाता है। वनोन्मूलन क्या है। पेड़ों को काटे जाने के कारण जंगली क्षेत्र में कमी तथा उनके कारणों के लिए भूमि अधिग्रहण, भूमि को कृषि के उपयोग में लाना। ग्रीन हाउस पौधों की जलवायु की अति मुख्यतः मतलब अति और मुख्यतः अधिक ठंड से बचाने हेतु ढका हुआ ढांचा। हरित गृह बाहर के मुकाबले अंदर का तापमान अधिक होता है। मनुष्य द्वारा प्रारंभ की गई प्रक्रिया के कारण छोड़ी गई गैसें मुख्यतः उद्योगों तथा वाहनों के संदर्भों में। वही प्रवाहित धारा क्या होती है। औद्योगिक प्रक्रिया के तहत अवशेष जो तरलीत रूप में होते हैं। एक्यूफर्स क्या होते हैं। प्राकृतिक रूप से बनी भूमि की संरचना, वहां पानी जमा होती है। मोनोकल्चर क्या होता है। पौधों का जीवन एक क्षेत्र विशेष में घट कर एक ही प्रकार का रह जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर। पारिस्थितिकी से आपका क्या अभिप्राय है अपने शब्दों में बताइए। पारिस्थितिकी सिर्फ प्राकृतिक शक्तियों तक ही सीमित क्यों है। उन दोहरी प्रक्रियाओं का वर्णन करें जिसके कारण सामाजिक परिवर्तन का उद्भव होता है। सामाजिक संस्थाएं कैसे तथा किस प्रकार परिवर्तन समाज के अपने आपसी रिश्तों को आकार देती है। पर्यावरण व्यवस्था समाज के किस के लिए महत्वपूर्ण तथा जटिल क्यों है। संबंधित प्राकृतिक विपदाओं के मुख्य रूप को कौन कौन से हैं। संसाधनों की क्षीणता में पर्यावरण
के प्रमुख मुद्दे कौन-कौन से पर्यावरण की समस्या, सामाजिक समस्या कैसे स्पष्ट कीजिए, सामाजिक परिस्थिति से क्या अभिप्राय है? सर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।